Good morning. Next topic we are going to discuss is transportation in plants. In this we'll see about xylem and phloem, how the plant is taking water and how the food which plant prepare transport to all other parts. Just like हम लोगों ने देखा था that we have the tubes, ऐसा सिमिलर अरेंजमेंट प्लांट्स में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस ट्यूब में ब्लड को फ्लो करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन लगा हुआ है हमारी बॉडी में, जो कि है हार्ट। लेकिन ऐसा कुछ हार्ट जैसा पंपिंग ऑर्गन प्लांट्स में नहीं होता है। तो जब प्लांट्स में ऐसा पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ये डिस्कस अभी हम लोगों को करना है, और ये है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2। कैसे लेते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गया अब, ठीक है। एंड द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, अब CO2 के अलावा भी तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो वो कैसे आता है? अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए तो जो चाहिए मिल रहा है, लेकिन अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग द प्लांट बॉडी, इसको भी अलग से लेना पड़ेगा कहीं से। तो वो कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल से लेते हैं। सॉइल से कौन लेता है? रूट्स लेते हैं उसको। सो फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और वहाँ से हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। हमें मतलब प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स की बात हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, जिसको बोला जाता है रूट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? सॉइल से हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। सॉइल से प्लांट को ये चीज़ कौन दे रहा है? तो रूट्स। रूट्स जो है वो प्लांट को ये सप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ कहाँ से? सॉइल से लेके। इफ द डिस्टेंस between the soil contacting organs, roots and chlorophyll containing organ such as leaves are small, then तो energy and raw material can easily diffuse higher concentration से lower वाला concentration पे चला जाएगा diffusion के through। लेकिन but if the distance become large because of the changes in the plant body design, diffusion process जो है वो alone is not sufficient। तो एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है वैसे सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो ये समझ गए? अगर रूट्स और लीफ पास पास है तो डिफ्यूजन के थ्रू चीज़ें हो जाएंगी। अगर प्लांट का डिज़ाइन थोड़ा अंतर है, जिसमें लॉन्ग स्टेम है, तो इस केस में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। अगर हमें ज़्यादा हाइट तक चीज़ों को पहुंचाना है तो, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव होना है। अभी आप देखिए हमारे पास हार्ट है जो कि पंप करती है चीज़ों को, लेकिन प्लांट के पास ऐसा नहीं है। तो इमेजिन करो कि वो लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते होंगे बिना किसी पंपिंग ऑर्गन के, ठीक है। तो वही हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम रहता है उसमें, एक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं करता है। प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, ठीक है। एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें क्या है, हमें हर वक्त कहीं जाना आना, तो हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो सेल में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, कॉन्सिक्वेंटली कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा, तो वहाँ से हमें वेस्ट प्रोडक्ट को भी तो निकालना है ना।
लेकिन प्लांट में जब चीज़ें स्लो हो रही हैं तो एक स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काम कर सकता है वहाँ पे अच्छे से। तो देखो डिज़ाइन किस तरह से की हुई है नेचर ने चारों तरफ, ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है उस टाइप का उसको दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब जैसे हमें हर्ट की ज़रूरत थी तो हमारे को हर्ट मिल गया, प्लांट जो है वो लो एनर्जी नीड्स वाला है तो उसको स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिला। तो द डिस्टेंस ओवर विच transport systems have to operate however can be very large in plants such as very tall tree। ठीक है, डिस्टेंस का देख लो, टॉल ट्री में कहाँ से रूट्स कहाँ पे है, शूट टॉप मोस्ट पार्ट कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस है, तो उतना ट्रैवल करना पड़ सकता है लार्ज डिस्टेंस तक। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीव्स में, ठीक है, एक्सेस एनर्जी स्टोर हो रही है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है और जहाँ जहाँ पे एनर्जी चाहिए वहाँ पे एनर्जी पहुँचानी है। तो ये देखो एनर्जी स्टोर्स, ये प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। तो एनर्जी लीव्स से, रॉ मटेरियल रूट्स से, ये दो काम करने हैं उनको। दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। ठीक है, अब ये दो पाथवे हैं, आप लोग इसके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं वैसे। एक से फूड, एक से वाटर जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 द जाइलम, जाइलम क्या करता है, मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। तो एक ट्यूब जो है वो सिर्फ वाटर एंड मिनरल को पहुंचाएगा एक ही डायरेक्शन में, सॉइल से ऊपर की तरफ। अदर पाइप सिस्टम क्या है, फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स, ठीक है, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ गए? तो यहां पे दो सिस्टम है, एक है जाइलम, आप ये समझिए दो पैरेलल पाइप्स है, ठीक है, एक से मिनरल्स एंड वाटर मूव करता है और एक से प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मूव करता है। बस वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9th। तो अब जितना यहाँ पे दिया हुआ है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। 9th क्लास का थोड़ा सा बुक खोल के एक बार टिश्यू का अरेंजमेंट देख लो, टिश्यू का क्या क्या वहाँ पे है, कौन से सेल्स हैं, किस जगह पे, जाइलम में क्या है, जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा है, जाइलम में क्या एक ही डायरेक्शन में मूव करती है चीज़ें या नहीं, फ्लोएम में क्या दोनों डायरेक्शन में मूव करती है चीज़ें या नहीं। तो ये सब चीज़ देख लो, सीव अरेंजमेंट क्या होता है वो देख लो एक बार फ्लोएम में, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया रहेगा वो तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ये भी। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर कहाँ से जा रहा था, वाटर जा रहा था जाइलम से, ठीक है, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स। तो अब देखो वाटर कैसे मूव होता है। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रेकीड्स ऑफ द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, रूट से लेकर सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाइपिंग सिस्टम लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक वाटर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, जाइलम है। तो अब देखो यहाँ पे ऑल द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। अब इसमें क्या है कि कुछ आयंस पहले एक्टिवली टेकअप किए जाते हैं, जिसके कारण कि डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस में बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, और फिर उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वाटर मूव करता है। सिंपल चीज़ देखिए, यहाँ पे 10 आयंस पर ml है, एग्जाम्पल है बस, ठीक है। तो ये आयन, और यहाँ पे मान लो यहाँ भी 10 है। एक्टिवली टेकअप का मतलब पहले आयंस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आ गया 12 मान लो आयंस हो गए, तो यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। तो अब क्या चीज़ होगा यहाँ पे वाटर फ्लो करना पड़ेगा ना, तभी ये प्रॉपरली डाइल्यूट होके इसके बराबर आएगा, नहीं तो यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। देखो
ये रूट्स के अंदर कुछ आयंस हैं, ठीक है, और वाटर है, यहाँ भी आयंस है और वाटर है। तो मेरे को वाटर को अंदर लेना है, तो वाटर को अंदर लेने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, आयंस अंदर आ जाता है, ठीक है। दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। और वो आयंस के आने के बाद यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे आयन मूव करेगा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा आयन का कंसंट्रेशन। तो अब इस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वाटर आएगा अंदर, एक स्पेसिफिक चैनल होता है, ठीक है, उससे वाटर आता है रूट्स के अंदर। सो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। रूट के अंदर सम आयंस, सॉइल में कुछ आयन, ये रूट सॉइल के कांटेक्ट में है। अब ये आयन कुछ इसमें एक्स्ट्रा मूव हो जाते हैं एक्टिवली, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर मूव हो रहा है। ये सिंपल मैकेनिज्म है। दिस मीन्स देयर इज ए स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। रूट के जाइलम में स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टडीली पुश्ड अपवर्ड। तो अभी जैसे जैसे यहाँ पे वाटर आएगा वैसे फिर वो अपवर्ड पुश करेगा। अब लेकिन सिर्फ यही वाला प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता पूरे प्लांट में ऊपर तक पहुंचा देने के लिए पानी को, ठीक है। तो इसके लिए एक लीफ में भी मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसको, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाउएवर द प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स, जो कि हम लोग प्लांट में देखते हैं, ऊंचे प्लांट में। सो प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव द वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट। और ये क्या होता है, ये होता है प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, प्रोवाइडेड कि भाई पानी तो है वहाँ पे, द वाटर विच हैज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल। अब स्टोमाटा से वाटर लॉस होता है जब, तो फिर यहाँ पे भी सक्शन क्रिएट होता है और नीचे से पानी ऊपर आता है, ठीक है। स्टोमाटा की बात हम लोग कर चुके हैं पहले स्टार्टिंग चैप्टर में। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, the water which is lost through the stomata is replaced by water from xylem vessel in the leaf. In fact, evaporation of water molecule from the cells of a leaf create a suction which pull water from xylem cell of the root. सिंपल चीज़ है, यहाँ पे जाइलम, ये यहाँ पे लीफ के स्टोमाटा से जब वाटर रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे वाटर की कमी के कारण सक्शन क्रिएट होता है, जो कि रूट जाइलम से और खींचता है पानी को ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पुश फैक्टर काम कर रहा है, पानी अंदर आ रहा है, और यहाँ पे पुल फैक्टर काम कर रहा है, जहाँ से पानी निकल रहा है। तो यहाँ से पानी ज़्यादा निकालते रहोगे तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ अंदर और पानी आएगा। तो ये दो फोर्सेस काम करती है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, फ्रॉम रूट्स, सॉइल से रूट्स एंड देन टू द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझ लीजिए। ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। अब आओ यहाँ पे, द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स, रूट्स टू द लीव्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब वाटर जब मूव कर रहा है तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है, कूलर टाइप मैकेनिज्म हो रहा है वहाँ पे। तो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। क्यों ऐसा, क्योंकि नाइट में यहाँ पे इवेपोरेशन होगा नहीं, तो जो मूवमेंट होगा वो रूट प्रेशर के कारण ही होगा। तो यहाँ पे एक आ गया, समझ लो, एक रूट प्रेशर और एक ये स्टोमाटा से वाटर वेपर का रिलीज वाला मैकेनिज्म, जो कि सक्शन क्रिएट करता है। तो अब देखो, ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमाटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो दिन में ये ड्राइव करता है, रात में ये ड्राइव करता है। दो ड्राइवर है प्लांट में वाटर को मूव कराने के लिए। सिंपल था। अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ये क्या चीज है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। समझ गए, उसमें नीचे से रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। Now let us consider the product of metabolic activity, particularly photosynthesis, which are moved from leaves to the other part of the plant. अब leaves में खाना बना, सबको खाना चाहिए, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। So this transport of soluble products of photosynthesis is called translocation.
तो ट्रांसपीरेशन समझ गए क्या होता है, वेपर का लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट। ये टेक्निकलिटीज को ध्यान रखिए, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एंड इज अकर इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। फूड और फ्लोएम, तो उससे याद रखो इसको, जाइलम, वाटर, फूड, फ्लोएम। So beside the products of photosynthesis, phloem transport amino acid and other substance। ठीक है, तो फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि सॉल्युबल प्रोडक्ट्स है, देन अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए वो रिएक्शन जाके देखिए जहां पे वो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, these substances are specially delivered to the storage organ of the root, fruits and seeds and to the growing organ। यहाँ पे जाता है खाना, जहाँ पे ज़रूरत है उसको, या तो स्टोर कर लो भाई, हमने बना लिया, अब आप स्टोर कर लीजिए फ्रिज में, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे भी प्लांट में हो रही है। These substances are specially delivered to the storage organ of the root, वहाँ पे या तो फ्रूट्स में एंड सीड्स में एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन, कि तुमको अगर ग्रो करना है तो ये लो खाना खाओ और ग्रो करो। सो द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का मतलब वो छलनी वाला ट्यूब जिसमें परफोरेशन होता है, छेद होता है, तो ऐसे मूव करता रहते हैं चीज़ें। ठीक है, फ्लोएम में बोथ डायरेक्शन में मूव करती है चीज़ें, क्योंकि लीफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, किसी को यहाँ से ऊपर जाना है खाना लेके, किसी को यहाँ से यहाँ जाना है, तो फ्लोएम की ये बात होती है। लेकिन जाइलम में वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, इसको भी याद रखो। अब देखो यहाँ पे, These substances are specially delivered to the storage, ये समझ गए। The translocation of food and other substance takes place in sieve tube with the help of adjacent companion cell, both in upward and downward direction। ये चीज़ जाइलम में नहीं था जो कि यहाँ पे है। ठीक है, with the help of adjacent companion cell। एक बार जब 9th क्लास के एनसीईआरटी में हम लोगों को ये देखना है कि फ्लोएम में कंपेनियन सेल कहाँ पे होता है। Unlike transport in xylem which is largely explained by simple physical forces, xylem में क्या हो रहा था, यहाँ से आयन का प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर अंदर मूव कर रहा था और फिर ट्रांसपिरेशन से वाटर बाहर मूव कर रहा था, तो फिजिकल फोर्सेस के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है, यहाँ पे मूव करने के लिए पैसा लगता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, एनर्जी चाहिए इसको। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इन द फ्लोएम टिश्यू। पहले सुक्रोज ट्रांसफर्ड होता है फ्लोएम टिश्यू में यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, या तो कोई खुद चला जाए। खुद कब जाएगा, जब यहाँ वो ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा तो वो खुद चला जाएगा। लेकिन अब कोई खुद नहीं जाएगा तो उसके लिए उसको पुश करना पड़ता है ना, तो उसको एनर्जी देना पड़ता है। अब जैसे देखो, पानी को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे अपने आप गिर जाता है, लेकिन अगर पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो सेम चीज यहां पे हो रही है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम, धक्का मार के उसको एनर्जी देके बोलना पड़ता है अब जाओ यहां से, और जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंचो। सो दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, और फिर वो वाटर जो है वो इसको ट्रांसफर करके लेके चला जाता है। एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम में भी इंटरलिंकेज होता है, और जाइलम का वाटर भी फ्लोएम में आता है, और जो सुक्रोज रहता है उसको बहा के लेके जाता है वहां से। तो यहाँ पे दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। क्यों, क्योंकि सुक्रोज चला गया वहां पे, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब सुक्रोज आ गया वहां पे, तो वाटर का कंसंट्रेशन, सुक्रोज का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो वाटर उसको डाइल्यूट करने के लिए आ जाएगा वहां पे। और दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टू द टिश्यू विच हैज लेस प्रेशर। ठीक है, फिर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में ट्रांसफर होती है चीजें। पहले सुक्रोज आ गया, फिर वाटर आ गया, और वहां हाई प्रेशर हुआ, और फिर वो नीचे चला गया या ऊपर चला गया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर। जहां पे लो प्रेशर है वहां पे this allow the phloem to move material according to the plant need. For example, in the spring, sugar stored in the root or a stem tissue would be transported to the bud which need to grow.
तो अभी बनाया खाना, रूट्स में रख दिया, स्टेम में रख दिया, और फिर कभी स्टेम दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो जाइलम था उसमें अपने आप चीज़ें हो रही थी ऑटोमेटिक वे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है। एनर्जी का खर्चा क्यों? क्योंकि मटेरियल लाइक सुक्रोज को हमको फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू बढ़ जाता है और फिर वाटर उसमें मूव करता है अगल बगल से, और वो फिर लेके जाता है मटेरियल को फ्लोएम से उस टिश्यू में जहाँ पे प्रेशर कम है। तो ये प्रेशर हाई से लो वाला ये ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पार्ट जो है, ये सब जरा एक बार आप ट्राई करना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, और उसमें डिटेल में पढ़ाया हूँ मैं। देन व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, पंपिंग, ट्यूब, रिपेयर, सब लिखो अच्छे से इसमें। फिर ये देखो, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, जाइलम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करिए। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड, तो ट्रांसपिरेशन के बारे में बोलो। आयंस के मूवमेंट के बारे में बोलो। आयंस के मूवमेंट के बाद वाटर का मूवमेंट होता है सॉइल में। फिर नाइट टाइम में रूट प्रेशर की बात करो, और फिर डे टाइम में ट्रांसपिरेशन की बात करो। देन हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड, तो फ्लोएम की बात करिए। फिर ये बताइए कि कैसे एक्टिवली एनर्जी खर्च करके हमको सुक्रोज को देना पड़ता है फ्लोएम में, और जब वो जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, तो वाटर फ्लो होता है और फिर लो प्रेशर की तरफ जाती है चीज़ें। तो ये सारा चीज़ डिटेल में लिखना है आपको, एकदम टू द पॉइंट और हर एक पॉइंट को कवर करते हुए, ठीक है। तो अब आते हैं, लास्ट टॉपिक हम लोगों का है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ह्यूमन बीइंग। तो अब एक्सक्रीशन में देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कैसे वेस्ट रिलीज करते हैं वो लोग, डिस्कस किया है हम लोगों ने, याद करो, ठीक है। क्या पता ऑक्सीजन जो तुम्हारे लिए या हमारे लिए अच्छा है, वो किसी के लिए वेस्ट हो और उसको रिलीज करना पड़ता हो। याद है नाइट में प्लांट जो है वो क्या रिलीज करता है और दिन में क्या, तो वो ही चीज़ है, वो उस समय उसका रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो एक बार बुक पे रीड करिए आप। मेन मोटिव ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन रीड करना सीख जाओ। मैं खुद ये प्लेन पेपर पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन एक बुक को रीड करके समझाने में क्या होगा कि आपको भी खुद ये लगेगा कि अच्छा ये चीज़ है, तो ये चीज़ अब मैं खुद भी करके और समझ सकता हूँ खुद से। देखो बुक को रीड करने से, मैं भी खुद ये सब पढ़ा हूँ, जितनी बार रीड करोगे उतनी बार एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, ठीक है। कैसे चीज़ें मूव हो रही है ना, ये अभी कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब दोबारा खुद रीड करोगे तो एक अलग से एक फीलिंग आएगी कि अच्छा हाँ ऐसे ही मूव होता होगा। अब जैसे ये लंग्स वाली बात कर रहा हूँ मैं, 11th-12th क्लास में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह पढ़ाया गया है, और उस बुक को मैं खुद भी रीड करता था बार बार, तो प्रॉपर फिर समझ में आने लगा कि अच्छा हाँ लंग्स से इस तरह से गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है हर चीज़। तो खुद से रीड करो और फिर फील करो चीज़ों को, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसी तरह अब जैसे मैं आपके सामने बुक रीड कर रहा हूँ, तो आपको भी ये लग रहा होगा कि नाउ दिस इज़ नॉट ए टफ टास्क टू रीड ए बुक एंड अंडरस्टैंड। हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, जो चीज़ बुक में लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बुक रीडिंग का हैबिट डालो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में कि क्या कैसे हो रहा है। So other metabolic activity generate nitrogenous matter which need to be removed. The biological process involved is called excretion. ये लाइफ प्रोसेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वेस्ट को रिमूव करने को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अब देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरीड स्ट्रैटेजी टू डू दिस। अब जैसे यूनिसेलुलर वाले में क्या था, वो ऐसे रैप अप करके खाना अंदर चला जाता था फूड वैक्यूल में और फिर डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला आता था। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट ज़्यादा अंदर हो गया कंसंट्रेशन, तो वो बाहर चला जाएगा। As we have seen in the other processes,
कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। तो अब वही स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये सेंट्रल थीम है सबका कि कॉम्प्लेक्स के पास स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो उसको पढ़ लो, समझ लो उसको। तो अब देखो यहाँ पे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। Excretory system of human beings include a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. फिगर में देखिए किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन वन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। समझ गए? यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है यूरेटर से पास होके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। सो हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? तो यूरिन में अब देखो क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, नाइट्रोजिनस वेस्ट को आउट करना है ना मेरे को। अब जैसे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के आते थे और एक्सहेल करके हम एटमॉस्फेयर में उस टॉक्सिक को रिमूव कर देते थे, उसी तरह एक ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है जहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट को छोड़ के आएगा और ब्लड, और फिर उसको हम लोग यहाँ से रिलीज कर देंगे। तो अब ये देखो, हाउ इज द यूरिन प्रोड्यूस? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से वेस्ट को निकालना है। जैसे CO2 जो है वो ब्लड से निकला लंग्स में, उसी तरह से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि यूरिया या यूरिक एसिड है वो रिमूव होता है ब्लड से किडनी में। ठीक है, इट इज देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ये देखो यहाँ पे थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी समझ गए ना? अब बड़ा आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स। तो ये जो छोटा पाइप है, छोटे ट्यूब्स को बोल रहा है अभी ये। ठीक है, जैसे लंग्स में बट रहा था ना, ब्रांचेस बट रहे थे और लास्ट में एल्वियोलस देखा था हम लोगों ने, तो उसी तरह यहाँ भी है। अब क्यों यहाँ पे है? क्योंकि थिन वॉल जब तक नहीं होगा एक्सचेंज कैसे होगा? तो वही वाला चीज। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स आएगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू नाइट्रोजिनस सब्सटेंस बोमेन्स कैप्सूल में गिरेगा और वो मेन ट्यूब में जाके यूरेटर, यूरेथ्रा हमें एक्सक्रीशन वाला फंडा चलेगा।
नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो किडनी में बन रहा है। किडनी में का यूनिट छोटा क्या है, नेफ्रॉन। क्या होती है, ब्लड जो है वो एक ट्यूब के थ्रू आ रहा है, समझ लो ये ट्यूब से आया, उसके बाद से ये ट्यूब छोटे छोटे कैपिलरीज ये एक नेफ्रॉन की कहानी हुई। इसी तरह खूब सारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, और वो सारे जो है यूरिक एसिड और यूरिया को यहाँ से पास करेंगे along with वाटर ऑल्सो। दैट विल डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा बॉडी में कितना वाटर है। अगर कम वाटर है तो फिर यहाँ सारा वाटर एब्जॉर्व कर लेगा, अगर ज़्यादा वाटर है तो फिर वाटर के थ्रू डाइल्यूट करके उसको यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड रिलीज करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तो उसके लिए डायलिसिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि उसको डायलिसिस पे रखा गया है। तो डायलिसिस में भी किडनी जैसा ही फंक्शन होता है, सिवाय एक डिफरेंस के, वो अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें, कि आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, किडनी इज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल एंड सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। तो अब इसको निकालें कैसे, तो फेलियर ऑफ किडनी के लिए डायलिसिस को यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से ब्लड लिया गया, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, और फिर यहाँ पे वही, अब जैसे देखो ग्लोमेरुलस था ना, तो उस तरह की चीज़ है यहाँ पे। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ सेमी परमिएबल लाइनिंग एंड सस्पेंडेड इन ए टैंक विथ डायलाइजिंग फ्लूइड। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड के बराबर रहता है, एक्सेप्ट कि ये येलो वाले लिक्विड में नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ नाइट्रोजिनस वेस्ट रहेगा तो फिर घुस ही जाएगा ब्लड के अंदर, तो इसलिए नाइट्रोजिनस वेस्ट येलो वाले फ्लूइड में नहीं रहता है। और ब्लड जो है जब वो पास होता है तो वो ब्लड के नाइट्रोजिनस वेस्ट को लगता है कि अरे बाहर तो नाइट्रोजिनस वेस्ट का कंसंट्रेशन कम है, चलो बाहर चलते हैं, तो ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर आ गया, जैसा कि बोमेंस कैप्सूल में होता है वैसा। और नाइट्रोजिनस वेस्ट यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और डायलाइजिंग फ्लूइड को डालते रहते हैं और फिर ब्लड वापस सर्कुलेट हो जाता है। तो जो चीज़ यहाँ किडनी में हो रही थी वो चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं होता है, वो होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, द फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स ड्यूरिंग द पैसेज, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, ठीक है। और द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक। This is similar to the function of kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally in the healthy adult 180 liter filtration होता है, लेकिन only a liter or 2 a day actually excreted. तो ये आप समझ गए आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। लास्ट पैराग्राफ हम लोगों का है एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में। मोस्टली हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और फिर ऑर्गन डोनेशन की बात यहाँ पे की गई है। ऑर्गन डोनेशन जो एक जनरस एक्ट होता है, डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय कंसेंट ऑफ द डोनर, एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द एज, जेंडर कैन बिकम ए ऑर्गन और अ टिश्यू डोनर। ऑर्गन डोनेशन की इंडिया में हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, इसलिए जब यहाँ पे किसी का किडनी ख़राब हो गया या लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात होता है तो हम लोगों को मिलती नहीं है चीज़ें। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार ज़रा आप इस पर पढ़िए कि ऑर्गन डोनेशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों के कल्चर्स और कस्टम्स जो हैं उसके कारण इंडिया में ऑर्गन डोनेशन उतना पॉपुलर नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड। तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए दूसरे पर्सन का डोनर का हमको चाहिए होता है ऑर्गन। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो का होता है। एंड मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्ड द पर्सन ब्रेन डेड। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कि ऑर्गन डोनेशन करना है तो आप जब जिंदा हो तो आप केस निकाल के लेके जाएंगे। इट इज़ आफ्टर योर डेथ ओनली। आपके डेथ के बाद आपका ऑर्गन जो है वो किसी और के भी काम आ सकता है, ठीक है।
बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव। अब किसी को बचाना है आपको, तो कुछ ऑर्गन्स के पार्ट को हम लोग जब डोनर अलाइव होता है तब भी यूज़ कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में थोड़ा सेंसिटाइजेशन हो गया आपका। इसके बारे में और थोड़ा पढ़िए कि कितना ऑर्गन यहाँ पे डोनेट किया जाता है और कितना दूसरे कंट्री में, तो आपको फिर नंबर्स के थ्रू पता चलेगा। अब आ जाओ हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सक्रीशन। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देख लो, ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का। लेकिन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। दे गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू चला जाता है, ठीक है, और लीव्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। अब जैसे पत्ते गिरते हैं ना, तो पत्तों में वेस्ट प्रोडक्ट चला जाता है और फिर वो पत्ता टूट के गिर जाता है, ऐसा भी होता है। एंड दे कैन सी इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। लीव्स कैसे होता है? मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स, ठीक है, लीव्स में, और वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। और फिर और किस में वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है? रेजिन एंड गम्स के फॉर्म में, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल, और सॉइल में भी प्लांट कुछ वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। अब एक लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर में, जिसमें ओवरऑल सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, वो बताई जाएगी along with the questions, ठीक है। और तब तक आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। किडनी के बारे में, क्या करता है किडनी, जाइलम क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या चाहिए होता है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये टेक्स प्लेस इन, ठीक है। तो समझो इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं हम लोग। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड, ठीक है, फैट के नाम पे तुरंत लाइपेज की बात आनी चाहिए और बाइल की बात आनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। सलाइवा क्या डाइजेस्ट करता है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये भी समझ चुके हैं। एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कैसे बैलून शेप बन के सरफेस एरिया उसका बढ़ाया गया ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस अच्छे से हो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आपको पता है पिगमेंट चाहिए होता है ऑक्सीजन को लेके जाने में। कभी कभी बॉडी जो है बड़ी होती है तो उसमें ऑक्सीजन अब डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाता है, तो हीमोग्लोबिन बोलता है चलो मेरे साथ बैठ के चलो, तुमको लेके चलूँगा पूरे बॉडी में। फिर डबल सर्कुलेशन बताइए क्यों इतनी नेसेसरी है, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है। what are the difference between transport of material जाइलम और फ्लोएम में, वन साइड, डबल साइड, एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये सब समझो और लिखो इसको। और कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन, सिमिलर फंक्शनिंग है यहाँ पे भी। तो इजी एक्सरसाइज है, आराम से सारा चीज़ जो पढ़ा है उसके बेसिस पे कर सकते हैं इसको। एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को रिवाइज करा देंगे या फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।